डिलीजन स्टडी इसी के में आपका स्वागत है। अभी हमने पिछली वीडियो में जो चैप्टर 3 की मैंने अभी अपलोड की है पार्ट 1 में हमने बात की थी कि ब्राह्मण्स ने कुछ सोशल नॉर्म्स अपने इंसिस्ट करने के लिए या उनको कायम रखने के लिए जिनमें ब्राह्मणों को बहुत ऊपर का दर्जा दिया जाता है, उन्होंने ये सोशल ऑर्डर, ये रूल्स, ये सारे के सारे जो ले डाउन किए थे वो धर्मशास्त्र में और धर्मसूत्रों में एक तरीके से लिख दिए थे। ठीक है, अब काफी सारे धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र अवेलेबल हैं जिनमें कोड ऑफ कंडक्ट, आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, ब्राह्मणों का क्या स्टेटस होगा, क्षत्रियों का क्या होगा, जो चारों वर्ण हैं या चारों जो जाति कास्ट ग्रुप्स होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी क्या क्या ड्यूटीज रहती हैं समाज में, इनका क्या स्टेटस होता है, इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। उनमें से एक मानव धर्मशास्त्र या मनुस्मृति जो कि बहुत पॉपुलर हुआ, उसमें कुछ हम इस पार्ट में उससे कुछ इंफॉर्मेशन भी डिस्कस करेंगे। अभी इस चैप्टर में हमने ये देखा है कि हमने महाभारत पे अभी फोकस किया है कि उस महाभारत से हमें क्या पता चलता है उस टाइम के सोसाइटी के बारे में, उस टाइम के रीति रिवाज, सोशल बिहेवियर के बारे में, लोगों के बर्ताव के बारे में, उनका एक दूसरे के साथ बर्ताव कैसा था, वो क्या करते थे, क्या प्रोफेशन थे, काफी सारी डिटेल्स हमें महाभारत से भी मिलती हैं। पर उसके अलावा भी काफी सारे टेक्स्ट हैं जो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जो ब्रॉड टाइम पीरियड हमने ले रखा है, उसकी सोसाइटी के बारे में काफी कुछ हमें बताते हैं। अब जैसे कि ये बताया गया है, आप ये देखें कि ब्राह्मणों ने, ये तो हमने पहला पॉइंट तो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इन्होंने ऑल्सो, अब इसमें क्या मेंशन किया है, आइडियल ऑक्यूपेशन फॉर द 4 कैटेगरीज और वर्ण। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि क्षत्रियों का काम होता है या वॉरियर का काम होता है, या तो वो राजा होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे, या फाइट या आपकी आर्मी जो होती है वो मोस्टली, मतलब आर्मी का काम जो है, आर्मी में जो होते थे वो मोस्टली राजपूत होते थे, तो मतलब उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए ये काम होता था। ये वैश्यों का काम होता था जितना भी कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी, ठीक है, कॉमर्स जो हुआ ना उस टाइम का, वो सारी, उससे सारी रिलेटेड एक्टिविटी वो वैश्यों के सुपुर्द होती थी, और शूद्रों की कोई ड्यूटी नहीं होती थी, बल्कि उनकी ड्यूटी इतनी कही गई है कि ऊपर के जो 3 वर्ण हैं उनको, उनकी सेवा करना ही शूद्र का धर्म माना गया है। अब इन चीजों को, अब इन सोशल नॉर्म्स को, अब इन आइडियाज को कैसे एनफोर्स किया जाता था, अगर ये नहीं लिखेंगे किताबों में, अगर ये वर्ड ऑफ माउथ, जैसे ब्राह्मणों को उस टाइम पे ब्राह्मणों को हुआ कि वर्ड ऑफ माउथ से अगर आगे की जनरेशन को हम ये रूल्स बताएंगे तो हो सकता है ये फॉलो ना हो, क्योंकि आगे की जनरेशन क्वेश्चन कर सकती है कि ये कहाँ से, ये हम क्यों करें, हम क्यों फॉलो करें ये पर्टिकुलर सोशल नॉर्म, या ये आइडल ऑर्डर, ये रिजिड कास्ट सिस्टम हम क्यों फॉलो करें। तो उसको मद्देनजर रखते हुए धर्मशास्त्र, धर्मसूत्रों में ये सारे रूल्स ले डाउन किए, और कैसे एनफोर्स कैसे किया जाता था इस पर्टिकुलर सोशल ऑर्डर को, या इस पर्टिकुलर आइडिया को, कि वर्ण ऑर्डर को कह दिया कि भाई ये तो डिवाइन ओरिजिन है। और इनिशियली मैं आपको बता दूं, जब वर्ण ऑर्डर आया था, ब्राह्मणों का काम होता था, ब्राह्मणों को जैसे जो भी लर्नेड है, जो भी विद्वान होगा, चाहे वो शूद्र का बेटा हो, क्षत्रिय का बेटा हो, किसी का भी हो, जो विद्वान है, पढ़ाई लिखाई का काम अच्छा कर सकता है, या मतलब प्रीस्ट बनने की उसके अंदर क्वालिटीज हैं, वो ब्राह्मण हो गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किसका बच्चा है। ठीक है, उसका जन्म कौन से वर्ण में हुआ है। ठीक है, लेकिन बाद में बहुत रिजिड हो गया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा। क्षत्रिय का बेटा अगर डरपोक भी है, उसको लड़ाई पे नहीं जाना, या वो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तब भी वो क्षत्रिय ही माना जाएगा। जबकि पहले ऐसा नहीं था। अगर आप दिमागी तौर से कमजोर हो, कोई और काम करना चाहते हो, जैसे आप पढ़ाई लिखाई करना चाहते हो, या आप कॉमर्स में जाना चाहते हो, तो क्षत्रिय का बेटा वैश्य हो सकता था या ब्राह्मण हो सकता था। पर अब ये बहुत ही ज्यादा रिजिड हो चुका था। दूसरा पॉइंट है, किंग्स वर एडवाइज टू इंश्योर, अब राजा यानी कि क्षत्रिय जो होता है, अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण जो किंग्स होते थे नॉर्मली क्षत्रिय होते हैं। ठीक है, हालांकि हमने अभी पिछले चैप्टर में भी देखा कि ऐसा है नहीं। किंग्स आपके अलग अलग वर्णों से भी हमारे पास उनके एविडेंस है कि हमारे हैं। ठीक है, अभी पिछले चैप्टर में आपने देखा, मौर्य को देख लिया आपने, गुप्ता जो थे वो वैश्य ओरिजिन के थे, गुप्ता एम्पायर जो हमने भी पढ़ा है किंग्स का। सातवाहन क्लेम करते थे कि वो ब्राह्मण है। शुंग और कण्व, ये सारे ब्राह्मणिकल ओरिजिन ब्राह्मण थे, ये अपने आप को ब्राह्मण ओरिजिन से कहते हैं। तो हर बार क्षत्रिय ही हो राजा ये जरूरी नहीं है। बेसिक बात ये होती है कि भाई आपकी जो क्वालिटीज होती है ना वो मैटर करती हैं, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा रिजिड हो गया था, तो
इस तरीके से हुआ। पीपल परसुएडेड दैट देयर स्टेटस वाज, अच्छा, लोगों को ये कन्विंस किया जाता था कि भाई तुमने अगर क्षत्रिय के कुल में जन्म लिया है, या तुमने वैश्य के कुल में जन्म लिया है, या ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया है, तो ये पहले से डिसाइडेड था कि तुम्हें ब्राह्मण ही बनना, ये तुम्हारे पूर्व जन्मों का एक तरीके से है, जिसकी वजह से तुम्हें ब्राह्मण कुल में या वैश्य कुल में या इस कुल में उस कुल में जो भी होगा आपका, वो उसमें आपने जन्म लेना है। ये मैंने थोड़ा उसकी बात कर दी बहुत ज्यादा, उसकी जो हमारे मनुस्मृति और इन सब में लिखा हुआ है, धर्मशास्त्रों में जो डिवाइन उसके बताया हुआ है। लेकिन आपका, आपने जिस कुल में जन्म लिया है आप वही होगे। अगर आपने ब्राह्मणों के कुल में जन्म लिया है तो आपको ब्राह्मणों वाले काम ही करने हैं, ठीक है। लोगों को ये कन्विंस किया जाता था। मतलब अब आप ये देख लो कि क्वालिटी क्या है उसको छोड़ो, आपने जिस कास्ट ग्रुप में जन्म लिया है, जिस वर्ण में जन्म लिया है, आपको वो काम करने हैं। आप कर सकते हो या कर नहीं सकते हो वो बात ही नहीं आ रही है, आपने करने हैं बस, ठीक है। तो ये एक तरह से रिजिड हो गया था इस टाइम पे। और लेकिन हालांकि आपको अपने पुराने लेक्चर्स से, सीरीज से मेरे, आपको ये ऑब्वियसली आपके दिमाग में ये आइडिया होगा कि हर किसी की अपनी क्वालिटी होती है, वो अपनी क्वालिटी के बेसिस पे ही अपना अचीव कर पाता है। अब मौर्यंस की अगर आप बात लें, हिस्टोरियंस बहुत डिबेट, इस पे भी बड़ी डिबेट चल रही है कि वो कोई ट्राइबल ग्रुप के थे या क्या थे, बट जो भी थे क्षत्रिय नहीं थे, ठीक है। अब क्षत्रिय नहीं थे और चंद्रगुप्त में ये क्वालिटी थी, तभी तो मौर्यन एम्पायर हुआ। अशोक की क्वालिटी थी, तभी तो इतना बड़ा मतलब हिस्सा उसने अपने अंडर किया। मतलब एक छत्र राज्य जिसे कहते हैं एम्पायर, ये टर्म जो हमने यूज की है, वो मौर्यस के टाइम पे ही तो हुआ था कि इतना सारा एरिया एक ही डिनेस्टी के अंदर यूनाइट हुआ। उसके बाद तो कोई नहीं आया ऐसा। मौर्यस के बाद तो इतना ज्यादा एरिया किसी एक डायनेस्टी ने अपने कंट्रोल में किया हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, सच आइडियाज वर रीइंफोर्स्ड बाय स्टोरीज, जैसे कि महाभारत है, अदर टेक्स्ट से मेरा मतलब है धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, जिनमें से एक मनुस्मृति का हम बार बार यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो मनुस्मृति के मैंने काफी कुछ इंसिडेंट आपके लिए रखे हैं, मैं इस लेक्चर में अगर टाइम रहा तो मैं जरूर बताऊंगी। तो ये इस तरीके के आइडियाज और इम्पोज कैसे किए जाते थे, जो स्टोरीज महाभारत में या अलग टेक्स्ट, अदर बाकी टेक्स्ट में मेंशन की जाती थी, उसके बेसिस पे ये आइडियाज रीइंफोर्स भी किए जाते थे, ठीक है। अब नॉन क्षत्रिय किंग, अब कहा जाता है कि भैया ऐसा है, आप जो क्षत्रिय हैं, जो सिर्फ क्षत्रिय ही जो होगा ना वही राजा बन सकता है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता था, हम ये जानते हैं। और जो क्षत्रिय राजा नहीं होगा या जो नॉन क्षत्रिय राजा हो नहीं सकता, ये अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण्स एक रूल था, लेकिन ऐसा था नहीं, बाकी सोर्सेज ये बता देते हैं हमें, ठीक है। उसके बाद जो फॉरेन रूलर्स थे, अब जैसे मैंने आपको बैक्ट्रियन ग्रीक्स या इंडो ग्रीक्स के ऊपर भी बात की थी लास्ट चैप्टर में, फिर हमने बात की थी शाक्स की, कुशान्स की, अगर आपको याद हो तो गोल्ड कॉइन सबसे पहले कौन लेके आए थे, कुशान लेके आए थे, ठीक है। अब ये जो कुशान थे, शाक थे, इंडो बैक्ट्रियंस थे या बैक्ट्रियन ग्रीक्स थे, ये तो बाहर के थे, ये तो फॉरेनर्स थे। इनको ब्राह्मण्स क्या कहते थे, मलेच या बारबेरियन। बारबेरियन को अगर आप लिटरल हिंदी में अगर आप इसका मीनिंग ढूंढने निकले तो सीधा होता है दरिंदे, ठीक है। मतलब ये बहुत ही बुरे हैं एक तरीके से, लेकिन इनको हमारे बारे में कुछ नहीं पता, इनको ब्राह्मणिक हमारे कस्टम्स के बारे में कुछ नहीं पता, पर ये गलत है। जो शाक एक बड़ा फेमस शाक रूलर है, अगर आप गूगल सर्च भी करेंगे तो सीधा आ जाएगा, रुद्रदमन का अगर आप नाम ले। अब ये फॉरेनर है, आप इनका नाम देखो, इन्होंने किस हद तक इंडियन कल्चर को, इंडिया की मतलब इंडियन जो आपकी जो लैंड के एलिमेंट्स है उनको किस तरह से कैसे एक्सेप्ट किया, देखो इनके नाम में छलकता है, रुद्र दमन, ठीक है। अब ये शाक रूलर है, ही इज अ फॉरेनर, और ये फॉरेन नाम तो नहीं है, ठीक है, ये तो इंडियन नेम लग रहा है ना। तो क्या किया उसने, रीबिल्ड सुदर्शन लेक। अब ये सुदर्शन लेक जो है ये है गुजरात में, और इसका पर्पस ये हुआ करता था कि इसको इरिगेशन की पर्पस से बनाया गया था। अब इसको दोबारा रीबिल्ड किया। अब क्या जरूरत है एक फॉरेन रूलर को आके इंडिया में इस तरीके के काम करने की, पर वो उन्होंने यहाँ आना था, इन लोगों ने यहाँ रूल करना था, यहाँ के लोगों को सिर्फ रूल ही नहीं करना था, उनके साथ वो लोग इनका रूल एक्सेप्ट करें, तो उसके लिए कुछ अच्छा काम भी उन्होंने बदले में करना था ताकि लोग रूल को एक्सेप्ट करें। अब कुशान्स थे, वो भी तो फॉरेन रूलर्स थे, उन्होंने पूरा काफी सारा नॉर्थ इंडिया अपने कंट्रोल में लिया था। उतना तो नहीं था जितना मॉरियंस के अंडर था, बट काफी सारा था। अगर आप मैप देखो तो पिछले चैप्टर में जो मैंने दिखाया था आपको,
तो काफी सारा एरिया था कुशान्स के अंडर, वो भी फॉरेनर्स थे, पर उन्होंने भी इंडिया में आके कुछ अपने यहाँ पे आए, सेटल हुए, यहाँ के लोगों के साथ इनके जो कल्चरल इंटरमिंगलिंग हुई, अपना कल्चर, अपने कल्चर का कुछ असर यहाँ के नेटिव इंडियंस को दिया, इंडियंस ने कुछ असर खुद पे लिया। इस तरीके से उन्होंने इंडिया के एरियाज पे रूल किया। ठीक है, रूल भी पॉसिबल ऐसे ही होता है, कोई भाई क्यों माने आपका रूल, कोई क्यों आपके अंडर आपके रूल को एक्सेप्ट करे, आपने उसके लिए कुछ अच्छा किया होगा तभी तो करेगा। तो लोकल्स के लिए कुछ अच्छा किया, उनके लिए बहुत अच्छा किया, उनके कल्चर की रिस्पेक्ट की, तभी तो एक्सेप्ट किया। अब अगर आप देखो हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करो तो ब्रिटिशर्स को काफी टाइम तक, काफी आप 1600 से लेके अल्टीमेट अगर आप 1600 की डेट भी मानो तो 1947 तक कितने टाइम हो गया था, नहीं किया ना एक्सेप्ट, क्योंकि उन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, हमने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, हो गया ना रिवोल्ट, हो गया ना अल्टीमेटली कि भाई हम इंडिपेंडेंट हो गए, है ना। तो ये जो रूलर्स थे इन्होंने तब तक अपना रूल किया, तब तक अपना डोमिनेंस रखी जब तक कि इनके अथॉरिटी को किसी और ने चैलेंज नहीं किया। जब ये कमजोर पड़े ये सीधे सीधे हट गए, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट किया था। ठीक है, अब उसके बाद गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, अब ये गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी कौन थे, सातवाहन थे, सातवाहन किंग थे। इन्होंने क्लेम किया कि भाई हम ब्राह्मण हैं। ठीक है, अब इस पे भी खैर इन लोगों के ओरिजिन पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कोई कहता है कि ये बेसिकली ट्राइबल ओरिजिन के थे पर ब्राह्मणों की कास्ट में आ गए थे। ठीक है, अभी इस पे भी बड़े सारे डिबेट्स चल रहे हैं, लेकिन इस राजा ने, जो ये राजा है, इसने खुद क्लेम किया है, हिस्टोरियंस अभी इसकी ना पुष्टि कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फैक्ट की, कि गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी जो कि एक सातवाहन किंग है, उसने खुद को तो ब्राह्मण कह दिया कि भाई मैं तो ब्राह्मण हूं, एंड अ डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय प्राइड, ठीक है, या वॉरियर क्लास, ही क्लेम कि मेरे एरिया, मेरे राज्य में, मेरे रूल में बेसिकली, कि मैं जब तक जो रूल कर रहा हूँ ना, मेरे अंडर किसी की इंटर मैरिज नहीं हुई। इंटर मैरिज का मतलब क्या होता है, पहली बात तो आप ये समझे, इंटर मैरिज का मतलब होता है ब्राह्मण की क्षत्रिय में, क्षत्रिय की ब्राह्मण में, या शूद्र की ब्राह्मण में, इस तरीके से बेसिकली दूसरे कास्ट ग्रुप में जो शादियां होती हैं, कि मेरे राज्य में तो वो होता ही नहीं। ठीक है, कि ब्राह्मण ब्राह्मण की बजाय किसी और कास्ट ग्रुप में शादी करे, अपनी कास्ट से बाहर बेसिकली कोई शादियां नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जा सकती थी उस टाइम की, तभी तो उस राजा ने ये क्लेम किया। लेकिन ये क्लेम भी हम इसको गलत ऐसे कहते हैं कि भाई खुद तो बंदे ने जाके शाक रूलर, जो कि एक फॉरेनर है, जिसको मलेच, जिसको बारबेरियन कहते हैं, जो शाक रूलर रुद्रदमन है, उसी के किसी रिश्तेदार के साथ वहां पे उसने मैरिज अलायंस किया, वहीं पे जाके किसी रिश्तेदारी में शादी कर ली उसने। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी ने शाक रूलर के ही किसी रिश्तेदार के यहाँ जाके शादी कर ली। अब वो खुद क्लेम तो ये कर रहे हैं कि कोई इंटर मैरिज नहीं होती, लेकिन खुद शादी कर ली किसी शाक लेडी से। शार्क्स कौन है, जो कि फॉरेनर्स है। तो अब जो ये लोग क्लेम करते हैं, जो इन लोगों ने टेक्स्ट में, जो राजा महाराजाओं ने या पॉलिटिकल लीडर्स ने उस टाइम के जो मतलब क्लेम किया हुआ है, वो कितना ठीक है कितना गलत, उसकी भी पुष्टि जैसे करनी पड़ती है। हिस्टोरियंस अलग अलग सोर्सेस को भी देखते हैं कि भाई जो इसने कहा है वो सच भी है या ये थोड़ी सी एग्जैजरेशन ही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है बियॉन्ड द फोर वर्ल्ड, जाति से सोशल मोबिलिटी। ये अब आज हम सिर्फ अपना सब टॉपिक 3 ही करेंगे, क्योंकि यही काफी, इसमें काफी सारा मटेरियल है जो हमें जानना चाहिए। अब देखो, 4 वर्ण तो हमें पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 तो हमें पता है। अब जाति एक और टर्म आ जाती है। अब जाति क्या है, बेसिकली है एक सोशल कैटेगरी। ठीक है, अब जो तो कैटेगरीज हैं, जैसे या तो वो ब्राह्मण्स के कहे हुए या ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग अपने उनकी जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं वो फर्क है, या बिहेवियर या ऑक्यूपेशन उनका फर्क है, या कुछ ऐसे लोग जिनके पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन है उससे उनको जाना जाए तो वो जाति हो जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अब 4 वर्णों में आप उन लोगों को फिट नहीं कर सकते ना जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, जिनको आप ट्राइबल उसमें कह लो कि भाई ये तो मतलब आदिवासी हैं, या निषाद टर्म आप यूज कर लो। तो ये इन आदिवासियों को या निषाद को आप अपने ये 4 वर्णों में तो फिट नहीं कर सकते, तो उनकी एक अलग कैटेगरी होगी, भाई कौन सी जाति है, निषाद है भाई। ठीक है, ऑक्यूपेशन है, अब जैसे सुवर्णकार हो गया, यानी कि गोल्ड स्मिथ, ठीक है, या रथकार, जो रथ बनाने वाला है। अब इन दोनों को बेसिकली अगर आप कैटेगरी में जाओ, वर्ण की कैटेगरी में जाओ, तो ये वैश्य कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, लेकिन इनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग इनको और डिवाइड किया गया है। ठीक है, जाति बहुत ज्यादा होती है तो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे इनको और डिवाइड किया गया है। तो ये हो गई तो उसमें जाति ये कौन सी हो गई, सुवर्णकार की जाति,
रथकार की जाति, ठीक है। और मैं आपको बता दूं वैश्यों में भी ना, जैसे आप क्या ऑक्यूपेशन है आपका, उसके बेसिस पे आपकी मतलब ये डिपेंड करता था कि आपका स्टेटस क्या होगा। आप आप वैश्यों में ऊपर की जाति के हो या नीचे की जाति को हो, दैट डिपेंडेड ऑन योर ऑक्यूपेशन, ठीक है। ना जातिज विच शेयर्ड अ कॉमन ऑक्यूपेशन। अब इसमें देखो हमारी बुक में ना एक एग्जांपल दे रखा है मंडसोर स्टोन इंस्क्रिप्शन का, ठीक है। अब मंडसोर जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है, अब ये होता क्या है, जातिज जिनकी ना, अच्छा अब मंडसोर में ना, सॉरी मैंने यहाँ पे एक स्पेलिंग में यहाँ पे ना एक डी के बाद ना ए आएगा, ठीक है, डी के बाद ए आएगा, ये मंडसोर है, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब जातिज जिनका एक कॉमन ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है, उनको गिल्ड्स में या श्रेणीज में ऑर्गेनाइज करते थे कि भाई ये फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल इन्होंने दिया है कि मंडसोर स्टोन इंस्क्रिप्शन है। देखो पहली बात तो ये कि जो ऐसे छोटे छोटे जो ग्रुप्स है ना, इनके बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन इंस्क्रिप्शंस वगैरह से नहीं मिलती है, क्योंकि इनकी ज्यादा रिकॉर्ड्स रखे ही नहीं है। अब जैसे हम लोग आम इंसान है, हमारे थोड़ी ना रिकॉर्ड रखे जाएंगे कि भाई आप फलाने घर में या फलाने परिवार के ये सदस्य थे, एक एक बंदे का हिसाब तो नहीं रखा जाएगा ना। जो मेन डिग्निटरीज हैं हमारे इंडिया के, या इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फिगर्स हैं जो भी हैं, उनका रिकॉर्ड होगा, या उनके बारे में लिखा जाएगा, या उनके आगे वाली की जनरेशन जो है वो उनके बारे में पढ़ेंगी, आपके या मेरे बारे में थोड़ी ना पढ़ेंगी। तो उसी तरह से ये जो पर्टिकुलर जातिज होती थी जिनको कुछ गिल्ड्स में ऑर्गेनाइज किया जाता था, ये जो होती थी, ये इनकी जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास बहुत कम आती है। एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है मंडसोर की जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, उससे हमें जरूर इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। अब यहाँ में इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स आपको जरूर बताऊंगी। ये थी सिल्क वीवर्स, यानी कि जो उसकी बुनाई, रेशम की बुनाई करते हैं ना, उनका एक ग्रुप था। कहा जाता है, इस इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया है कि ये लोग कहीं सदर्न गुजरात में एक एरिया है लता करके, वहां से ये लोग आते हैं, और इन्होंने बहुत तारीफ सुनी होती है। जो लोकल राजा है मध्य प्रदेश में, जो ये मंडसोर जगह है, उस टाइम पे ये होती थी, क्या जगह होती थी, इस टाउन का नाम होता था दशपुर। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे रहते हैं, पूरे अपने बच्चों के साथ, नाते रिश्तेदारों के साथ यहाँ आके रहते हैं और यहाँ आके बस जाते हैं। और इस इंस्क्रिप्शन में ये भी मेंशन्ड है, बताया हुआ है कि भाई कौन सा गुप्ता रूलर मगध में रूल कर रहा था। उस टाइम पे कुमार गुप्ता रूल कर रहे थे, और उनका एक फ्यूडेटरी था जो इस एरिया में रूल कर रहा था, बंधु बर्मन, ठीक है। जो दशपुरा उस टाइम पे जो टाउन था जहां ये गिल्ड आकर बसने लगा था, जो रेशम की बुनाई करने वाला ये जो ग्रुप था, ये जहां अपने बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आके बसा था, उस टाउन में जो दशपुरा था उसका जो रूलर था बंधु बर्मन था, और वो फ्यूडेटरी था उस गुप्ता रूलर का, ठीक है, जिसका नाम था कुमार गुप्त, ठीक है। अब ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन मंडसोर स्टोन इंस्क्रिप्शन में दी है, और एक और इंफॉर्मेशन और दी हुई है कि ये जो ग्रुप था सिल्क वीवर्स का, ठीक है, जो यहाँ आके बसा था, उन्होंने एक टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया था जो सन गॉड को डिवोटेड था यहाँ पे। और इनफैक्ट आगे जाके जब उसको रिपेयर की जरूरत पड़ी तो वो भी उन्होंने करवाई थी, ठीक है। तो वो सन गॉड को डिवोटेड एक टेम्पल है जिसकी कंस्ट्रक्शन इस गिल्ड ने करवाई। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मंडसोर स्टोन इंस्क्रिप्शन से बहुत सारी मिल जाती है इस एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब ये निषाद कौन है? अच्छा, महाभारत में आपने एकलव्य का अगर जिक्र सुना हो तो वो एक निषाद था, और उसको अलाउड नहीं था कि किसी ब्राह्मण, जैसे द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांग लिया था, वो सारा अगर आपको इंसिडेंट पता हो तो द्रोणाचार्य एक गुरु हैं जो ये राजकुमारों को शिक्षा देते हैं। अब उन्होंने राजकुमारों को जो शिक्षा दी है, जो आर्चरी की शिक्षा दी है, हथियार चलाने की शिक्षा दी है, वो किसी निषाद के लिए उस टाइम पे ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग वर्जित थी। कि मतलब ये जो निषाद है उनका ये काम नहीं है, धनुर्धारी होना उनका काम नहीं है, ये विद्या सीखना उनका काम नहीं है, ठीक है। तो उससे उसका अंगूठा मांग। तो ये अगर आपको स्टोरी ध्यान हो तो बहुत ज्यादा ना जैसे रिजिड हुआ करता था उस टाइम पे, ये कि प्रोफेशन आपका ये होगा, अगर आप इस जाति में हो तो आपका प्रोफेशन ये होना चाहिए, बहुत रिजिड हो गया था इस टाइम पर आके, ठीक है। इनिशियली ऐसा नहीं था, ये सोसाइटी ने जबरदस्ती इसको रिजिड बना दिया, ठीक है। अब ग्रुप्स विद डिफरेंट सोशल प्रैक्टिसेस, जैसे अब मैंने एक एग्जांपल लिया निषाद का या एकलव्य का, ये जैसे आदिवासी हो गए, कुछ हो गए, तो इनकी जो सोशल प्रैक्टिसेस थी ये तो डेफिनेटली थोड़ी डिफरेंट ही होती थी। जो ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र में, धर्म सूत्र में मेंशन किए उससे अलग है, उससे फर्क है।
तो उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था कि ये तो बिल्कुल जो आपकी समझ में ना आए या आपके अकॉर्डिंग ना हो, वो ऑड हैं, वो अनसिविलाइज्ड हैं, या वो जानवरों की तरह हैं। अब आपके लिए ये टर्म बारबेरियन ये कोई ब्राह्मणों ने यूज किया हो, ये कोई पहली बात नहीं है। ठीक है, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में ये जो टर्म्स आई हो, ये कोई ऐसी बात नहीं है, पहली वो नहीं है उनको ऐसी लेबलिंग देना। ठीक है, देखो जो चाइना में भी एक टाइम पे ये था कि चाइनीज जो थे उनके लिए जो भी आउटसाइडर आ जाए, चाहे ब्रिटिश हो, डच हो, कोई हो, चाइना के बाहर जो भी लोग होते थे, ये ट्रेड वाला आप पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन में अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें भी होगा कि भाई जो भी मतलब चाइना को जब उनके लिए जो फॉरेनर्स थे वो भी बारबेरियंस ही थे, उनको भी वो बारबेरियन का दर्जा ही देते थे। ठीक है, तो ये एक नई टर्म नहीं है, ये मतलब होता था थोड़ा सा ना। अब जैसे इंडिया का तो हम बहुत पुराना पार्ट पढ़ रहे हैं, चाइना का थोड़ा सा ना, जैसे आप उनकी मॉडर्न हिस्ट्री में ही ये बात आएगी, वो काफी टाइम तक बाहर वालों को बारबेरियन ही मानते थे। ठीक है, उनको पसंद ही नहीं था कि बाहर वाले जो हैं उनसे हम कुछ खरीदें, उनका ये होता था कि चाइना के पास सब कुछ है। ठीक है, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, आप समझ लीजिए मैं 18th सेंचुरी और उससे ही पहले की समझ लीजिए बात कर रही हूँ। ये बाद में ये रिबेलियंस और ये सब शुरू हुए, बट इनिशियली इनका जो था ना, बेसिक इनका जो माइंडसेट था वो ये था। चाइना में भी यही होता था कि बाहर वाले जो है वो क्या है, वो मतलब मलेच तो इंडियन टर्म है पर बारबेरियन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अच्छा अब एक सोशल ग्रुप है चांडाल। अब ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी ये कहाँ से आई? अब देखो, एक ग्रुप के बारे में मनुस्मृति में भी बहुत बोला गया है, चांडाल। ठीक है, रामायण में एक किस्सा आता है कि भाई एक राजा को श्राप दे दिया कि तू चांडाल हो जा। मतलब एक चांडाल एक ऐसी टर्म उभर उभर के आती है, अगर आप पुराने टेक्स्ट देखें, फोकस हमारा मनुस्मृति पे होगा यहाँ पे। ठीक है, कि लेकिन एक ऐसे उभर के आती है कि जैसे पता नहीं चांडाल तो ओहो, जैसे एक मतलब इसको देखना भी पाप है। ठीक है, और इस चांडाल कैटेगरी ये क्या थी, ये बहुत ही लो लेवल, बहुत बॉटम में, हायरार्की में बहुत बॉटम में चांडाल की कैटेगरी होती थी कि ये तो मतलब इसको देखना भी गलत है, छूना तो बहुत दूर की बात है, कहीं गलती से बात कर ली वो तो बहुत ही बड़ा पाप हो गया, इसका साया भी ना पड़े। अब चांडाल्स या अनटचेबल्स आप कह लो कि इसी से ओरिजिन एक तरीके से होता है अनटचेबिलिटी का हमारे यहाँ। ठीक है, चांडाल्स को बहुत कम दर्जा दिया जाता है। मनुस्मृति में इनके लिए कुछ ड्यूटीज लिखी हुई है चांडाल्स की, और इनको अलाउ नहीं किया जाता कि ये जहां और जाति के लोग रह रहे हैं उन लोगों के साथ रहने के लिए भी। तो होता क्या है कि जो चांडाल्स है, अब एक फाजियान एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्होंने कहा कि भाई चांडाल्स को तो लिटरली अगर वो कहीं से गुजर रहे हो तो उनको क्लैप करते करते जाना पड़ता था, ताकि आगे पीछे के लोगों को पता चल जाए कि भाई चांडाल आ रहा है, तो उस इलाके से मत जाओ या उस एरिया से मत जाओ या उस एरिया को अवॉइड करो, उस तरफ देखना नहीं है। दूसरे चाइनीज पिलग्रिम जो यहाँ पे आए ज़ुआनज़ैन, उन्होंने कहा कि भाई स्कैवेंजर्स वर फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड द सिटीज। अब इनको उस मतलब इनकी जो सिचुएशन ऐसी थी जैसे स्कैवेंजर्स की होती है, और इनको सिटी से बाहर रखा जाता था। अब मनुस्मृति में इनके लिए क्या एक तरीके से ड्यूटीज हैं और इनके साथ किस तरीके का बर्ताव होना चाहिए ये बताया जाता था। मनुस्मृति में ये मेंशन किया है कि जो डेड बॉडीज होती हैं उनको शव उठाना, बेसिकली वो चांडालों को काम दे दिया जाना चाहिए। कोई क्रिमिनल है जिसे फांसी देनी है वो काम चांडाल करेगा। ठीक है, ऑन रॉयल कमांड। ठीक है, अपने अपने ही क्रिमिनल्स को हैंग करना, इस तरह के जो काम होते हैं, ये इस तरह के गंदे काम, इसको बड़ा मतलब निंदनीय, मतलब गंदा काम कहा जाता था, किसी को फांसी देना, किसी को मारना बेसिकली। तो ये जो थोड़े छोटे लेवल के काम है ये चांडाल करेंगे। ठीक है, उसका जो खाना है वो दूसरों पे डिपेंड करेगा, जो दूसरे उसको देंगे वो खाएगा, वो भी किसमें, टूटे हुए बर्तनों में। ठीक है, उसके जो गारमेंट्स होंगे या उसके जो कपड़े होंगे, या तो वो जो डेड बॉडी जो उसने डिस्पोज ऑफ किया उसके कपड़े वो इस्तेमाल कर सकता है, या जो क्रिमिनल है उसको, जिसको उसने एग्जीक्यूट किया, जिसको उसने मारा है, उसके कपड़े, उसकी छोड़ी हुई चीजें वो इस्तेमाल कर सकता है। तो बेसिकली बड़ा ही डिग्रेडेड एक क्रिमिनल या एक मतलब डेड पर्सन की चीजें इस्तेमाल कर सकता है। उसका जो बेड होगा, ऑर्नामेंट्स होगा, ये मतलब जो सब कुछ है क्रिमिनल्स के जो होंगे वही चांडाल को मिल सकते हैं। ठीक है, और इनके साथ बात करना बिल्कुल निंदा का विषय हो जाता था। बात तो करना ही नहीं, मतलब कहते थे पाप लगता है बहुत बड़ा, जैसे इनको ना पाप लगेगा। ये सारी चीजें मनुस्मृति में इनकी ड्यूटीज जैसे मेंशन की हुई हैं।
ठीक है। अब मनुस्मृति में हालांकि इतना भी हमें नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उन्होंने ये भी मनुस्मृति में मेंशन किया हुआ है कि माँ की अगर डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो उसके बच्चे, ठीक है, भाई और बहन दोनों में इक्वली मैटरनल एस्टेट, मतलब माँ की तरफ से जो प्रॉपर्टी है उसको इक्वली डिवाइड किया जाएगा। हालांकि ये चीज थोड़ा मतलब फादर की साइड से कुछ हो तो वो थोड़ा मतलब सन के ऊपर ज्यादा फोकस हो जाता है, मेल्स के ऊपर ज्यादा फोकस हो जाता है। बट इसी तरीके के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस मनुस्मृति में लिखी हुई हैं, और हमें इनसे आइडिया होता है कि उस टाइम पे क्या होता था। ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही करती हूँ, ये पार्ट 2 था हमारा, और हमने सब टॉपिक 3 तक कवर कर लिया है। बहुत जल्दी हम लोग बाकी सब टॉपिक्स भी कवर करेंगे, और आई होप कि आपको कोई डाउट ना हो इस चैप्टर में। आखिर तक बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।